वेलकम स्टूडेंट, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मार्च 2021 में हुआ था। ये ओल्ड सेमेस्टर सिस्टम का सिलेबस जो 10 चैप्टर्स का होता है उस पर आधारित क्वेश्चंस हैं। पेपर कोड है इसका 1903 और ये न्यू NSQF सिलेबस से डिफरेंट है जो कि 2018 तक चला था और 2018 के बाद NSQF सिस्टम सिलेबस लागू हुआ और उसमें 2042 कोड का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो इसके जो क्वेश्चन 1 है उसके आंसर इसके पहले वाले वीडियो में करा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन 2 और 3 के इस वीडियो में या इस लेक्चर में कराए जाएंगे। क्वेश्चन 2 जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 में 7 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, जो कि 5 करने होते हैं, तो टोटल 10 नंबर का होता है। तो इसका पहला पार्ट ए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.01 पॉइज, फाइंड आउट इट्स वैल्यू इन MKS सिस्टम। पानी के श्यानता गुणांक का मान 0.01 वाइज है, इसका मान MKS प्रणाली में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डायमेंशनल मेथड का जिक्र नहीं है, विमीय विधि का, तो इस तरह से हम इसको चाहे डायमेंशनल मेथड से करें और या इसको सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर लें, तो जो प्रेफर तरीका है स्टूडेंट उसको अपनाएंगे। यहाँ पर हम डायमेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। विमीय विधि से सॉल्व करने के लिए हम डायमेंशनल मेथड का जो फार्मूला है, एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में बदलना या कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। n2 इक्वल टू n1, m1 अपान m2 पावर a, l1 अपान l2 पावर b, t1 अपान t2 पावर c। इस फार्मूले में वैल्यूज रखेंगे। तो हमारा पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो CGS सिस्टम है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मात्रक क्या है, पॉइज है। तो पॉइज क्या हुआ, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन को हम इसमें बदलेंगे, डाइन को लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर यहाँ पर सेकंड से मल्टीप्लाई है और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसमें से हम M1 M2 M1 L1 T1 की वैल्यू निकालेंगे। तो M1 क्या है 1 ग्राम और L1 क्या है 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकंड। तो यहाँ से हमने, तो यहाँ पर हम डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। ग्राम पर पावर 1 है तो इसको A इक्वल टू 1 लिखेंगे। सेंटीमीटर पर पावर -1 है तो यहाँ पर B की वैल्यू -1 हो गई, और टाइम पर पावर -1 है तो C की वैल्यू -1 हो गई। तो इस तरह से ये A B C की वैल्यू ज्ञात हो गई। A 1 हो गया, B -1 और C -1 हो गया। दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है MKS प्रणाली। तो MKS सिस्टम में क्या है, ये पास्कल सेकंड मात्रक होता है, या इसको हम केजी पर मीटर पर सेकंड, तो ये इसका यूनिट है। तो MKS में मास जो है वो केजी मेजर किया जा रहा है, इसलिए M2 इक्वल टू 1 kg, L2 लेंथ मीटर में तो 1 मीटर, और टाइम सेकंड में है T2 इक्वल टू 1 सेकंड। तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। N1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है इन, तो N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू इन CGS सिस्टम, जो कि पॉइज है इसका यूनिट। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0.01 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। तो M1 1 ग्राम, M2 1 kg, A की पावर A का मान 1 है। इसी तरह से L1 कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, और पावर B की वैल्यू -1 है। इसी तरह से T1 1 सेकंड, T2 1 सेकंड, पावर -1, और N1 की वैल्यू यहाँ 0.01 रखी गई है। और इस तरह से इसको रखने पर, सॉल्व करने पर N2 की वैल्यू मिल जाएगी 0.01 इंटू 1 ग्राम अपान 10⁻³ ग्राम, क्योंकि किलोग्राम को हमने ग्राम में बदल लिया। इसी तरह से मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। चूंकि 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, 1 की पावर -1 1 ही हो गया, तो इसलिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 0.01 इंटू 10⁻³ यहाँ से 10⁻1/10⁻³ आ गया, और यहाँ सेंटीमीटर कट गया। क्योंकि पावर -1 है तो इसलिए 1/10⁻² और पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻² हो जाएगा, और फिर ये ऊपर जाएगा, 10⁻² हो गया। 0.01 अपान 10⁻³ इंटू 10⁻², और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे 10⁻−1 ऊपर गया, और ये 10⁻², तो टोटल कितना हो गया 10⁻3। तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी 0.01 ये कन्वर्ट हो गई किस में,
MKS सिस्टम में, और MKS सिस्टम में कितनी आई न्यूमेरिकल वैल्यू? 10⁻³ यानी 10⁻³ आ गई। तो इस तरह से 0.01 पॉइज कितने के बराबर हो गया? 10⁻³ पास्कल सेकेंड या kg पर मीटर पर सेकेंड। अगर हम 1 पॉइज की बात करें तो 1 पॉइज कितना हो गया? 0.1 पास्कल सेकेंड। तो ये हमारा MKS सिस्टम और CGS सिस्टम में रिलेशन हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक के लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन B, 2 का B, इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, रेडियस एंड मास ऑफ ए सिलेंडर, परसेंटेज परमिसिबल एरर आर 2% in length, 1% in radius and in mass 4%. What will be permissible percentage error measurement of density? तो किसी बेलन की लंबाई मापन में प्रतिशत त्रुटि 2%, त्रिज्या मापन में 1%, द्रव्यमान मापन में 4% की त्रुटि है, तो बेलन के घनत्व मापन में अधिकतम त्रुटि का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और एरर्स जो टॉपिक है उसमें है। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले फार्मूला लिखेंगे। तो क्या पूछा जा रहा है? डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, बेलन के घनत्व के लिए फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस एंड लेंथ। तो मास, रेडियस एंड लेंथ के टर्म में हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, बेलन का घनत्व, मास अपान वॉल्यूम, यानी मास अपान वॉल्यूम कितना होता है बेलन का? πr²L। तो बेलन का आयतन लिख दिया हमने यहाँ। अब इसका हम परसेंटेज एरर के लिए सोल्यूशन निकालेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log d इक्वल टू log m माइनस log πr²L। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको एक्सपेंड करेंगे, log d इक्वल टू log m माइनस log पाई और माइनस 2 log r माइनस log l। तो ये स्टेप हमारा हो गया log लेने पर। नेक्स्ट स्टेप डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर 1/d इंटू डेल्टा डी, यानी डेल्टा डी अपान डी, यहाँ से डेल्टा m अपान m माइनस ये 0 हो जाएगा, लॉग पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, माइनस 2 डेल्टा r अपान r माइनस डेल्टा l अपान l। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर चेंज नेगेटिव साइन ऑफ न्यूमरेटर टू पॉजिटिव, यानी अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए अंश के सभी ऋण चिन्हों को धन में बदलने पर, तो सभी जो न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है उनको पॉजिटिव करेंगे। तो डेल्टा डी अपान डी इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम प्लस 2 डेल्टा आर अपान आर प्लस डेल्टा एल अपान एल। तो ये दोनों साइन हमने प्लस कर दिए और फिर 100 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100% और सब में मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो गिवन इन क्वेश्चन, प्रश्न में दिया गया है परसेंटेज एरर इन लेंथ, लंबाई मापन में प्रतिशत त्रुटि 2%, ये क्या है? डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%। तो ये इसका मान पूरे का 2% है। इसी तरह से रेडियस 1%, परसेंटेज एरर डेल्टा आर अपान आर इंटू 100%, इसकी वैल्यू हम 1% रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा एम अपान एम इंटू 100% 4% आ गया, तो यहाँ हम 4% रखेंगे। तो इस तरह से डेल्टा डी अपान डी इंटू 100% इक्वल टू 4% प्लस 2 इंटू 1% प्लस 2%। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 8% यानी 8% की वैल्यू यहाँ पर एरर प्रतिशत त्रुटि डेंसिटी मेजरमेंट में आ गई। यही हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स लॉज, केपलर के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो केपलर के नियमों को यहाँ पर समझाना है, ये सी पार्ट है। तो हम जानते हैं केपलर वैज्ञानिक, इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए थे। तो ये तीनों नियम इस प्रकार हैं, यही तीनों नियम लिखने हैं। केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम। 3 नियम क्या है? पहला नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षा का नियम। तो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट्स हो गया, कक्षा का नियम। इसमें हम फिगर बना लेंगे और जो ऑर्बिट का शेप है वो इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और इसके 2 फोकस हो गए। सन किसी एक फोकस पर स्थित होगा और प्लैनेट इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल पाथ और इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन एंड सन इज एट एनी वन ऑफ द फोकस ऑफ दैट इलिप्स, दिस द ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स आर डिफरेंट। प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः
दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार के कक्षा के या दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस या नाभि पर स्थित होता है। विभिन्न ग्रहों की कक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये पहला नियम हो गया। इन्होंने लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के शेप के बारे में बताया। इलिप्टिकल ऑर्बिट होनी चाहिए और जो प्लैनेट है वो इस ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। सन किसी एक फोकस पर स्थित होता है और ऑर्बिट एक बार स्पेसिफाई हो गई तो सन के चारों ओर प्लैनेट हमेशा इसी कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के किसी एक फोकस या नाभि पर स्थित होता है। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी या क्षेत्रीय चाल का नियम। तो क्षेत्रीय चाल का नियम क्या है? इन प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट, लाइन कनेक्टिंग प्लैनेट एंड सन, लाइन कनेक्टिंग प्लैनेट एंड सन sweeps equal distances in equal time periods. That is aerial velocity of planet connecting line connecting planet and sun is constant. तो किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल हमेशा पार करती है। तो ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है या ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा की क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है। अब हम थर्ड लॉ देखेंगे, केपलर का तीसरा नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशन, परिक्रमण काल का नियम। तो परिक्रमण काल का नियम ये थर्ड लॉ है। स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, दैट इज आर ऑफ द प्लैनेट। तो ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के दीर्घ अक्ष के आधे के, जिसको हम अर्ध दीर्घ अक्ष कहते हैं, आर की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो टाइम पीरियड है, यानी जो ग्रह है एक चक्कर सूर्य का लगाएगा जितने टाइम में, उसका स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू जो सेमी मेजर एक्सिस है अर्ध दीर्घ अक्ष आर के थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। यही यहाँ पर लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, परिक्रमण काल का नियम है, जिसको के इज कांस्टेंट, यहाँ पर के किसी के जो है वो सूर्य पर डिपेंड करता है, तो स्टार बदलने से के का मान बदल जाता है। तो एक ही स्टार के चक्कर लगा रहे प्लैनेट के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इस तरह से हम T1 स्क्वायर इक्वल टू के R1 क्यूब, T2 स्क्वायर इक्वल टू के R2 क्यूब। तो प्लैनेट हैं जिनकी सूर्य से दूरियां R1 और R2 हैं, तो उनके लिए परिक्रमण कालों का रेशियो जो आएगा, के से के कट गया, R1 अपान R2 का क्यूब। तो इस तरह से ये रेशियो आ गया। तो ये रहे केपलर के 3 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन SHM। सरल आवर्त गति में विस्थापन, वेग तथा त्वरण के ग्राफीय विवरण समय के साथ दिखाइए। तो ये क्वेश्चन NSQF सिलेबस में सेकंड सेमेस्टर में है। ये टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एकॉस्टिक्स। तो ये क्वेश्चन इस सेमेस्टर में नहीं पूछे जाएंगे, ये केवल ओल्ड सेमेस्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक जो चैप्टर है ये सेकंड सेमेस्टर में है। यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए साइन 2π/t, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होता है, इनटू स्मॉल टी। तो हम स्मॉल टी की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 रखा तो y की वैल्यू 0 मिल गई। इसी तरह से स्मॉल टी की वैल्यू t/4 रखा, कैपिटल t/4 रखेंगे यहाँ, तो कैपिटल t/4 हो गया, तो t से t कट गया और 2π/4 यानी π/2, साइन π/2 क्या होता है 1, तो a आ गया। इसी तरह से y की वैल्यू t/2 रखेंगे, तो t/2 साइन पाई 0 हो गया, और 3t/4 रखेंगे, 3t/4 रखा, t से t कटा और 3π/2 हो गया। 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, साइन 3π/2 की वैल्यू, और इस तरह से ये -a आ गया। और फिर अगेन टाइम की वैल्यू इस कैपिटल टी रखेंगे, t से t कट गया, साइन 2π का मतलब 0। तो इस तरह से ये हमारा टेबल बन गया
और अब ग्राफ बनाना है। हम एक्स एक्सिस पर टाइम प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे निगेटिव होगा। तो हम देख रहे हैं t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, t/4 पर ये a पर पहुँच गया, t/2 पर 0 पर, 3t/4 पर नीचे पहुँच गया -a पर, और t पर 0। तो इस तरह से चूंकि साइन डिपेंडेंसी है तो हम इसलिए साइनसॉइडल कर्व यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बन गया। फिर वेलोसिटी का पूछा गया है, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला है v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम पहले y t और y का लिख लेंगे। तो ऊपर वाली टेबल से देख के हमने इसको लिख लिया। फिर v की वैल्यू रखेंगे, v के मान में हम y का मान रखते जाएंगे। y जब 0 है, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये a, तो एक्चुअल में यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये ओमेगा ए हो गया, यहाँ 0 रखेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये a आ गया, फिर ओमेगा ए हो गया। इसी तरह से जब y की वैल्यू a रखेंगे तो a से a कट गया और वेलोसिटी 0 हो गई। और t/2 पर y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू अगेन 0 रखेंगे तो फिर से ये a की वैल्यू ओमेगा a, और फिर 3t/4 पर ये y की वैल्यू -a है तो y की वैल्यू -a रखेंगे तब भी ये 0 ही आएगा, और t पर 0 हो गया तो फिर यहाँ रखेंगे तो ये ओमेगा a आ गया। तो इस तरह से हम इसको प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से हम प्लॉट करेंगे, माइनस ओमेगा ए यहाँ पर लिख देंगे t/2 के लिए। अब हम देख रहे हैं शुरू में ओमेगा ए है, जब y की वैल्यू 0 है तो यहाँ से t वर्सेस हम v प्लॉट कर रहे हैं वेलोसिटी। तो t की वैल्यू जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी है ओमेगा ए, और जब t/4 पर हम देख रहे हैं तो 0 हो गई वेलोसिटी, t/2 पर माइनस ओमेगा ए, यहाँ चले जाएंगे नीचे, 3t/4 पर 0 तो यहाँ रखेंगे डॉट, और t पर यहाँ ओमेगा ए। तो इस तरह से साइनोसॉइडल डिपेंडेंसी है, स्क्वायर वाली डिपेंडेंसी है। तो हम इस तरह से इसको प्लॉट करेंगे और ये साइन कर्व जैसा ही कुछ आएगा। चूंकि स्क्वायर डिपेंडेंसी है तो स्क्वायर डिपेंडेंसी पैराबोलिक होती है, तो इस तरह से आएगी। लास्ट में हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण प्लॉट करेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हम क्या करेंगे, टी और वाई का लिख लेंगे, टी वाई का टेबल बन गया, और अल्फा त्वरण का बनाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से। तो वाई की वैल्यू 0 तो अल्फा भी 0, वाई की वैल्यू a तो अल्फा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, वाई की वैल्यू 0 तो 0 ही आ गया अल्फा, और वाई की वैल्यू -a तो यहाँ -a रखेंगे तो a ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर a यहाँ पर लिख लेंगे, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा अल्फा। तो इस तरह से प्लॉट करेंगे। पहले जब t इक्वल टू 0 है तो अल्फा भी 0, t/4 पर अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और t/2 पर 0 हो गया, 3t/4 पर ये वैल्यू कहाँ आ गई ओमेगा स्क्वायर a ऊपर आ गया, और t इक्वल टू 0 पर तो यहाँ 0 आ गया, t पर y 0 हो गया और ये अल्फा भी 0 हो गया। तो इस तरह से इसको प्लॉट करेंगे, स्क्वायर डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर t पर साइनोसाइडल यानी साइन कर्व की डिपेंडेंसी है, चूंकि y साइन पर डिपेंड कर रहा है इसीलिए अल्फा की वैल्यू साइनोसाइडल होगी। तो इस तरह से साइन कर्व हम बनाएंगे और ये अल्फा का कर्व हो गया। तो इस तरह से ये तीनों प्लॉट हो गए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट रेनॉल्ड्स नंबर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दिखाइए रेनॉल्ड संख्या एक विमाहीन राशि है। तो ये जो क्वेश्चन है ये विस्कोसिटी यानी श्यानता टॉपिक से है, ये चैप्टर 6 में है। विस्कोसिटी श्यानता नए सिलेबस में, पुराने सिलेबस में ये चैप्टर 7 है, विस्कोसिटी ही चैप्टर का नाम है। तो विस्कोसिटी में रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या, आर एन या आर ई, इसको जिस सिंबल से लिखें, आर या आर ई या आर एन दोनों से यूज कर सकते हैं। आर एन इक्वल टू वी रो डी अपान ईटा, और वी वेलोसिटी है, रो लिक्विड की डेंसिटी, डी डायमीटर ऑफ ट्यूब, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो हम इसको विमाहीन राशि सिद्ध करना है तो डायमेंशन हम देखेंगे, सब में 0 पावर आनी चाहिए। तो पहले हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT⁻⁻1, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ML⁻⁻3, डी डायमीटर ऑफ ट्यूब L हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ML⁻⁻1 T⁻⁻1। तो इस तरह से यहाँ पर रखेंगे रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशनल फार्मूला
वी रो डी और ईटा का डायमेंशनल फार्मूला, सबका डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ रखेंगे। और एम से एम कट गया, टी से टी कट गया, पावर -1 यहाँ भी है, दोनों जगह कट गया। और एल यहाँ से बचेगा, एल पावर -3 यहाँ से आया और एक एल यहाँ से आया और एल पावर -1 ऊपर जाकर +1 में बदल गया। तो इस तरह से एल पावर -3 और एल क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सारी पावर 0 हो गई। तो इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि आर एन का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 है। हेंस रेनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अतः रेनॉल्ड संख्या एक विमाहीन राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस, समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रमों में अंतर कीजिए। तो ये क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है। डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर करना है। तो हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट होता है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इज 0। तो जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूर्ण प्रक्रिया में निकाय का ताप स्थिर रहे, तो इस प्रकार का प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस ऑफ सिस्टम, द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम, और ये समान ताप पर किया जाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कर्व है समतापी प्रक्रम का, वो कर्व एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर मिलता है। तो उसमें प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने पर हमें इस तरह का एक एक्स एक्सिस, तो हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो बनाएंगे, यहाँ वॉल्यूम रहेगा एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर प्रेशर दाब। तो ये जो कर्व आएगा वो वॉल्यूम के समांतर यानी एक्स एक्सिस के समांतर आएगा लगभग। तो ये समतापी प्रक्रम कहलाता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, फेज चेंज ऑफ लिक्विड्स, द्रवों की अवस्था परिवर्तन, ये आइसोथर्मल यानी समतापी प्रक्रम है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। इस प्रक्रिया में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी इज 0। तो इस तरह से ये प्रक्रिया एट टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी। तो ये कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरह से वाटर का स्टीम में बदलना, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग वाटर स्टीम में बदल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के, टेम्परेचर चेंज 0 हो गया, यानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर यह प्रक्रम हो रहा है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम कहलाता है। इसी प्रकार हम एडियाबैटिक रुद्धोष्म प्रक्रम लिखेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ये कांस्टेंट होती है, निकाय ना तो बाहर से ऊष्मा लेता है ना ही बाहर ऊष्मा देता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। तो हीट ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस और रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन पीवीटी इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया में निकाय ना तो बाहर से बाह्य वातावरण से ऊष्मा ले और ना ही निकाय बाहरी वातावरण को ऊष्मा दे, तो इस प्रकार का प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रम में ताप परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बाहर से ना ऊष्मा ली जाएगी ना ही बाहर ऊष्मा दी जाएगी। तो ये प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। When any thermodynamic system does not take heat from external atmosphere or surrounding and does not supply heat to external atmosphere during physical changes PVT of system, the process is called adiabatic process या रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल, रुद्धोष्म प्रक्रम में ये एनर्जी जो होती है हीट, ऊष्मा कांस्टेंट रहती है, ऊष्मा ना तो ली जाती है ना दी जाती है। तो ऐसा एग्जाम्पल, कार्य जो है सडनली करना पड़ता है ताकि जो ऊष्मा हो वो ऊष्मा आदान प्रदान करने का समय निकाय और वातावरण को ना मिल सके। तो सडन रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम टायर, टायर से अचानक से वायु का निकलना, ये रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। कंप्रेसर कूलेंट रिलीज एट हाई प्रेशर, तो जो कूलिंग डिवाइसेस होती हैं उसमें कंप्रेसर क्या करता है, उच्च दाब पर कूलेंट यानी जो लिक्विड होता है जो कूल करता है
उसको रिलीज करते हैं ताकि कूलेंट का टेम्परेचर अचानक से बहुत तेज़ी से घट जाता है टेम्परेचर, और हम उस कूलेंट का उपयोग करते हैं कूलिंग के लिए। थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क क्या है, ना तो बाहर से ऊष्मा लेता है ना ही बाहर ऊष्मा देता है। तो इस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम समान ताप पर किए जाते हैं, चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया, स्लोली किए जाते हैं और इसमें पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस ये सेम हीट पर किए जाते हैं, यानी ऊष्मा का जो चेंज है पूरे प्रोसेस में वो 0 हो गया, यानी ऊष्मा कांस्टेंट हो गई। और ये सडनली किए जाते हैं, इनके लिए पी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट ये नियम अप्लाई होता है। और ये जो एडियाबैटिक कर्व होते हैं ये वाई एक्सिस के यानी प्रेशर के पैरेलल होते हैं लगभग, तो इस तरह के कर्व होते हैं। अब क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाई एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, भवनों की ध्वनिकता से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन पुराने सिलेबस में चैप्टर 10 में है, नए सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है। तो भवनों की ध्वनिकता, इससे क्या समझते हैं, एकॉस्टिक्स डील्स विथ स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। तो वह शाखा जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, सिनेमा हॉल, सभागार इत्यादि में उत्पन्न ध्वनि और उसके प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है, एकॉस्टिक्स या ध्वनिकी कहलाती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग स्पेशली एन ऑडिटोरियम विथ रिगार्ड टू एबिलिटी टू इनेबल स्पीच एंड म्यूजिक टू बी हर्ड क्लियरली विथ इट इज डील्स विथ एकॉस्टिक्स। तो वह शाखा जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, सिनेमा हॉल, सभागार इत्यादि में उत्पन्न ध्वनि एवं प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिससे कि श्रोताओं को सर्वोत्तम श्रव्य ध्वनि मिल सके, ध्वनिकी या एकॉस्टिक्स कहलाती है। एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स मेनली डील्स विथ प्रॉपर अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड्स इन सिनेमा हॉल। तो भवनों की ध्वनिकता मुख्यतः किसी सिनेमा हॉल, सभागार, क्लासरूम आदि में ध्वनि की व्यवस्था एवं वितरण को सही ढंग से करने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेंटेन एंड डिजाइन टू कंट्रोल इको अगेंस्ट आउटर नॉइज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड, ऑप्टिमाइज टाइम ऑफ रिवर्बरेशन in any building. In design of buildings, especially attention is given on reflection, interference and absorption of sound. तो ये जो एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग है, भवनों की ध्वनिकता, ये क्या है, यह किसी भवन में निम्न परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। प्रतिध्वनियों को कंट्रोल करने के लिए किसी भी ऑडिटोरियम या बंद कमरे में बाह्य शोर के विरुद्ध, यानी इनको कंट्रोल करने के लिए ध्वनि का एक समान वितरण के लिए किया जाता है। पर्याप्त प्रबलता इसको कंट्रोल की जाती है ताकि सब जगह उस कमरे में प्रबलता की वैल्यू समान हो, ताकि सबको समान ध्वनि सुनाई दे सके। चरम अनुरणन काल, यानी जो इच्छित अनुरणन काल है वो हो ताकि जो ध्वनि है वो स्पष्ट सुनाई दे, को नियंत्रित करने तथा इनके सही वितरण के लिए एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग यानी ध्वनिकता का उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण में ध्वनि के परावर्तन, व्यतिकरण एवं अवशोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यही भवनों की ध्वनिकता या एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से कोई 2 करने होते हैं, एनी 2 परफॉर्म करने होते हैं। तो इसका पार्ट ए, रेट ऑफ फ्लो क्यू ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप डिपेंड्स अपॉन रेडियस आर ऑफ पाइप and pressure gradient applied P coefficient of viscosity eta of flowing liquid, dimensionally obtained relation of rate of flow of liquid with above quantities। तो पाइप से होकर द्रव प्रवाह की दर Q, पाइप की त्रिज्या R, आरोपित दाब प्रवणता P तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करती है। विमीय विधि द्वारा या विमीय विश्लेषण विधि द्वारा प्रवाह की दर Q के लिए उपरोक्त राशियों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो विमीय विधि से पहले चैप्टर का सवाल हो गया। डायमेंशनल मेथड से ये क्वेश्चन, ये रिलेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट रेट ऑफ फ्लो, माना द्रव प्रवाह की दर Q इज प्रोपोर्शनल टू R पावर A, P पावर B एंड ईटा पावर C, वेयर A, B, C आर पावर्स आर टू बी डिटरमिन, जहाँ ABC घाते हैं, घाते जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इनकी वैल्यू ज्ञात करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं।
तो इक्वलिटी साइन लगाएंगे, Q इक्वल टू के आर पावर ए पी पावर बी ईटा पावर सी, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जहां के विमाहीन नियतांक है। अब यहां पर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसको हम इक्वलिटी साइन के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब हम राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म, समीकरण में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र लिखेंगे। क्यों? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब एकांक समय में कितना आयतन प्रवाहित होता है। तो आयतन L क्यूब और टाइम एकांक है तो टाइम से डिवाइड करेंगे, तो L क्यूब टी पावर -1। तो ये क्या हो गया? Q V अपान टी, वॉल्यूम L क्यूब टी इसके अपान में रहेगा तो L टी पावर -1, L क्यूब टी पावर -1। तो ये Q का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। R पावर A यानी L पावर A हो गया, और K डायमेंशनलेस है। P प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता, दाब प्रवणता क्या है? प्रेशर विथ डिस्टेंस, यानी प्रेशर अपान डिस्टेंस हो गया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है इस यूनिट के आधार पर लिखेंगे। न्यूटन को क्या लिखेंगे? फोर्स का मात्रक है ml टी पावर -2 मीटर स्क्वायर, और यहाँ मीटर, तो L क्यूब हो गया अपान में, तो m L पावर -2 टी पावर -2, ये प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, m L पावर -2 टी पावर -2 पावर b। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? फोर्स अपान एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा v अपान डेल्टा x। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है ईटा का, फोर्स ml टी पावर -2 और एरिया L स्क्वायर और वेलोसिटी ग्रेडियंट टी पावर -1। तो ये क्या आ गया? m L पावर -1 टी पावर -1। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे m L पावर -1 टी पावर -1 पावर c। अब यहाँ पर m L t की पावर्स कलेक्ट करने पर m की पावर b प्लस c हो गया, L की पावर a -2b -c, इसी तरह से t की पावर -2b -c। तो हम कंपेयर करेंगे, m पावर 0 है, L पावर 3, t पावर -1, इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पावर्स की कंपेयरिंग द पावर्स या संगत घातों की तुलना करने पर b प्लस सी इक्वल टू 0। तो m की पावर की तुलना करेंगे, b प्लस सी इक्वल टू 0, और L की पावर -a -2b -c, ये पावर होगी 3 के बराबर, और t की पावर -2b -c इक्वल टू -1। तो इस तरह से हम कंपेयर करके तीन इक्वेशन, तीन अननोन, तो ए बी सी की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से। पहले और तीसरे इक्वेशन से हम बस इसको ऐड कर दें तो सी कट जाएगा, और -b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू 1, और फिर b प्लस सी में b का मान रखेंगे 1, तो c की वैल्यू -1 हो गई। अब हम तीसरे इक्वेशन में b और c का मान रखेंगे, तो b का मान 1 रखेंगे और c का मान -1 रखेंगे, तो यहाँ पर ये -2 हो गया और यहाँ से +1 हो गया। तो इस तरह से a -1 इक्वल टू 3 यानी a इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर q इक्वल टू के आर पावर 4 p पावर 1 ईटा पावर -1। तो इस तरह से द्रव प्रवाह की दर k आर पावर 4 p अपान ईटा। तो यही फाइनल फार्मूला आ गया जिसको हम विमीय विधि से या डायमेंशनल मेथड से ज्ञात करना था। क्वेश्चन बी तीसरा का, ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 1 mm डिवाइडेड इनटू 10⁻6 ड्रॉप्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हाउ मच वर्क डन विल बी इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। जल की एक बूंद की त्रिज्या 1 mm है, तो ये बड़ी बूंद हम मान लेंगे। नियत ताप पर यह बूंद 10⁻6 छोटी बूंदों में विभाजित की जाती है। इस क्रिया में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है जल का पृष्ठ तनाव T इक्वल टू 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो फार्मूला यहाँ पर यूज होगा W इक्वल टू टी डेल्टा ए। तो T दिया है सरफेस टेंशन, डेल्टा ए कैलकुलेट करना है। डेल्टा ए कैलकुलेट करने का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो हम इसके लिए छोटी और बड़ी बूंद की जो रेडियस है उसके बीच रेशियो निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे? लेट रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज
आर एंड स्मॉल ड्रॉप इज स्मॉल आर। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, एक बड़ी बूंद का आयतन, ये 10⁶ 10⁶ वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। एक छोटी बूंद का आयतन को 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक बड़ी बूंद का आयतन मिल जाएगा। तो बड़ी बूंद का आयतन 4π/3 आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, इंटू 10⁶ 4π/3 स्मॉल आर क्यूब। और फिर क्यूब रूट ले लेंगे, 4π/3 कट गया, क्यूब रूट लेंगे, आर कैपिटल आर इक्वल टू 10⁻² इंटू स्मॉल आर। तो ये रिलेशन मिल गया, कैपिटल आर इक्वल टू 100 स्मॉल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 1 mm या 10⁻³ मीटर। तो अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन एरिया ऑफ ड्रॉप्स, बूंदों के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 10⁶ एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप, 10⁶ छोटी बूंदों का क्षेत्रफल। तो छोटी बूंदों का क्षेत्रफल, इसमें से एक बड़ी बूंद का क्षेत्रफल घटाएंगे, एरिया ऑफ वन बिग ड्रॉप। तो जो बॉल्स हैं, ड्रॉप्स हैं, वो क्या है, स्फेरिकल हैं। स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ पर रखेंगे 10⁶ इंटू 4π स्मॉल r² माइनस 4π कैपिटल R²। और फिर हम स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कैपिटल R/100 यानी 10⁻², और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4πr² यहाँ दोनों तरफ कॉमन आ गया, 4πr² कैपिटल R² कॉमन हो गया, 10⁶ और 10⁴, इसका स्क्वायर 10⁴ हो गया, और -1। तो इस तरह से ये 100 आ गया, 100 - 1 यानी डेल्टा A इक्वल टू 99 इंटू 4πr²। तो इस तरह से हम वर्क डन अब निकालेंगे, किया गया कार्य। डेल्टा W इक्वल टू T इंटू डेल्टा A, T 72 इंटू 10⁻³ डेल्टा A 99 इंटू 4π, 4 इंटू 3.14, R कितना है, 1 mm था, इसको हमने मीटर में बदला, 10⁻³ मीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8.95 इंटू 10⁻² जूल वर्क आ गया। इस प्रक्रिया में इतना कार्य करना पड़ेगा। इसका सी पार्ट तीसरे का, व्हाट इज स्टोक्स लॉ, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी फॉर स्फेरिकल बॉडी फ्रीली फॉलिंग इन लिक्विड यूजिंग स्टोक्स लॉ। स्टोक का नियम समझाइए, इस नियम द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक किसी द्रव में गिरती गोलीय पिंड के सीमांत वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यह क्वेश्चन विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक के चैप्टर का है। तो विस्कोसिटी में हम कैलकुलेट करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। तो हम स्टोक का नियम लिखेंगे। स्टोक का नियम लिखने से पहले सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो कोई भी बॉल, स्टील बॉल जब लिक्विड में गिराई जाती है तो ये शुरू में इसका वेग 0 रहता है और धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ता रहता है, और कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, बढ़ना बंद हो जाता है और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से द्रव में यानी लिक्विड में नीचे गिरती है यहाँ तक। तो कांस्टेंट स्पीड फाइनली अटेन्ड बाय मूविंग बॉडी थ्रू ए फ्लूइड अंडर ग्रेविटी व्हेन देयर इज 0 रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगी जब उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो यहीं पर हमने व्हेन देयर इज ए 0 रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी द कांस्टेंट स्पीड अटेन्ड बाय दिस बॉडी थ्रू अ फ्लूइड अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब कोई वस्तु किसी तरल या द्रव या गैस में गिराई जाती है तो प्रारंभ में इसका वेग धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ समय पश्चात इसका वेग बढ़ना बंद हो जाता है और वस्तु नियत वेग से नीचे गिरती है। यही नियत वेग वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग या सीमांत वेग कहलाता है। तो स्टोक का नियम, स्टोक्स लॉ क्या है, इफ एनी बॉल ऑफ रेडियस आर इज फॉलिंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी। तो सीमांत वेग की दशा में ये स्टोक का नियम लागू होता है। इफ एनी बॉल ऑफ रेडियस आर इज फॉलिंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी इन एनी लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, देन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स ऑन बॉल। यदि आर त्रिज्या की कोई धातु की गोली किसी श्यान द्रव जिसका श्यानता गुणांक ईटा है में सीमांत वेग से गिर रही है तो स्टोक के नियम के अनुसार गोली पर कार्यरत श्यान बल जो कि
गोली के चलने की दिशा के विपरीत लगेगा। विस्कस फोर्स F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV होता है। तो जब भी सीमांत वेग से गोली लिक्विड में गति करेगी तो उस पर कार्यकारी विस्कस फोर्स श्यान बल गोली के वेग के विपरीत दिशा में लगेगा, यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 6 पाई ईटा RV के बराबर होता है। अब डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग का सूत्र प्राप्त करना। सीमांत वेग के बारे में हमने देखा, कोई भी बॉल जो यहाँ पर लिक्विड में छोड़ी जाती है तो वो धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ते हुए कुछ समय बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, यानी इसका वेग बढ़ना बंद हो जाता है, और ये जिस अधिकतम वेग से यहाँ रेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग कहलाता है। तो सीमांत वेग की दशा में जो हमारा स्टोक्स लॉ है ये लागू होता है। तो व्हेन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r and density rho s is stand for solid, density rho is suspended freely in viscous fluid, density rho l and coefficient of viscosity eta, then three forces work upon it। तो जब एक छोटी गोली जिसकी त्रिज्या r है तथा घनत्व rho s है, s is stand for solid, तो रो एल घनत्व वाले श्यान द्रव जिसका श्यानता गुणांक ईटा है में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, तो उस पर 3 बल कार्य करते हैं। वो 3 बल क्या क्या हैं? पहला बल गोली का भार नीचे की ओर, और दूसरा श्यान बल विस्कस फोर्स ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, और अपथ्रस्ट उत्प्लावन बल ये भी ऊपर की ओर काम करता है। ये तीनों बल यहाँ पर कैलकुलेट किए जाएंगे। पहले वेट ऑफ बॉल, गोली का भार जो कि नीचे की ओर काम कर रहा है, वेट क्या है mg, गोली का मास निकालेंगे, गोली की डेंसिटी मालूम है और इसका आयतन लिखेंगे। गोली की त्रिज्या कितनी है? r है, तो आयतन कितना हो गया? 4 पाई बाई 3 r³ इंटू डेंसिटी रो s इंटू जी। तो ये गोली का भार हो गया जो कि नीचे की ओर काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा अपथ्रस्ट यानी उत्प्लावन बल, अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ लिक्विड, द्रव का उत्प्लावन बल। तो अपथ्रस्ट क्या होता है? गोली के आयतन के बराबर हटाए गए लिक्विड का भार, वेट ऑफ लिक्विड रिमूव्ड बाई बॉल, गोली द्वारा हटाए गए द्रव का भार ही क्या कहलाता है? अपथ्रस्ट। तो गोली के आयतन के बराबर का द्रव हम लेंगे और उसका भार निकालेंगे। तो गोली के आयतन के बराबर हम आयतन लिखेंगे 4 पाई r³, और द्रव का भार निकालने के लिए हम इस आयतन का इस द्रव की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मास निकल गया, और जी से मल्टीप्लाई कर दिया गुरुत्वीय त्वरण जी से, तो ये अपथ्रस्ट बल निकल गया। गोली के आयतन के बराबर के द्रव का भार ये निकल गया जो कि ऊपर की ओर लग रहा है, अपथ्रस्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तीसरा विस्कस फोर्स, चूंकि गोली सीमांत वेग से जा रही है इसलिए विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक के नियम के अनुसार विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा RV ये भी ऊपर की ओर लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर 2 बल अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स, नीचे की ओर गोली का भार। अब आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी और फाइनल स्पीड इज अटेन, v इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। नेट फोर्स ऑन बॉल क्या होगा? नेट फोर्स ऑन स्टील बॉल इज 0। सीमांत वेग प्राप्त करने पर चूंकि त्वरण शून्य हो जाता है इसलिए परिणामी बल भी शून्य होगा। तो इस तरह से क्या हो गया? गोली का भार माइनस अपथ्रस्ट उत्प्लावन बल माइनस विस्कस फोर्स श्यान बल इक्वल टू 0। तो सबकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ, और टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग का सूत्र प्राप्त करेंगे। गोली का भार 4 पाई बाई 3 r³ रो s इंटू जी, अपथ्रस्ट उत्प्लावन बल 4 पाई बाई 3 r³ रो l इंटू जी, और माइनस विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा RV। अब यहाँ पर हम v की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 4 पाई बाई 3 r³ ये लेफ्ट साइड में कॉमन होगा और यहाँ से g राइट साइड में कॉमन हो गया, तो रो s माइनस रो l ब्रैकेट में बचा, और इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। तो ये इसको इधर ले जाएंगे, प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे? v का मान निकालेंगे। v का मान निकालने के लिए बाकी टर्म को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे डिवीजन में, 4 पाई बाई 3 r³ रो s माइनस रो l इंटू जी अपान 6 पाई ईटा r। अब हम r की एक पावर कैंसिल करेंगे तो r की पावर 2 बची, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 4 2 बचेगा, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा।
तो इस तरह से 3 इंटू 3 9 हो गया, 2/9 आर स्क्वायर अपान ईटा रो एस माइनस रो एल इंटू जी। तो यही टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग का सूत्र आ गया। या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक का सूत्र निकालने को आ जाए तो हम ईटा को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और वी को राइट साइड। तो ये फार्मूला आ गया, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक का सूत्र। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए स्टोक के नियम की सहायता से या सीमांत वेग निकालने को आ सकता है। दोनों तरीके से सॉल्व इसी तरह से होगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया।